नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। सोचता हूं थोड़ा सा कहानी किस्से से शुरू किया जाए, वीडियो तो मनोरंजक हो जाता है। देखूं कब तक निभा पाता हूं। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक गांव की गोरी की। जो गांव की गोरी है ना, उसके भरतार हैं, उनके जो पतिदेव हैं, हस्बैंड महोदय हैं, उन पतिदेव को एक बड़ी बुरी आदत है। एक तो वो बेवड़े हैं और उसको पीटते हैं। और जब उनको कोई पड़ोस की महिला कहती, भाई ये तो गलत बात है, तुम उसको बर्दाश्त क्यों करती हो, तो कहती है जैसे भी हैं मेरे भरतार हैं। उसके बाद में पता चला कि वो जो पतिदेव थे जब बड़े होते हैं और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को पीटने लगते हैं, उनके बच्चे बहुओं वों को सबको पीटने लगते हैं। फिर लोग कहते हैं कि दुख की मारी अब तो समझा ले भैया, ये तो अब सबको ही पीटने लगा। बोले जैसे भी हैं मेरे भरतार हैं। अब भरतार बन जाते हैं गांव के मुखिया, और मुखिया बनने के बाद में वो शहर में सबको पीटने लगते हैं। गांव में जितने भी लोग होते हैं किसी को भी पीटे हैं, जानवर को, ढोर को, सबको। लोगों ने आके शिकायत की कि भाई आपका पति जो है वो मारपीट करता है, उसको रोकिए आप, ये गलत तरीका है गाँव में। बोले जैसे भी हैं मेरे भरतार हैं। अब ये भरतार जैसे भी हैं, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग आपको ये बता सकते हैं आके कि भैया ये जो आपके भरतार हैं ये ऐसे 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 काम कर रहे हैं, आप ना सुधरो तो ना सुधरो। इस कहानी से आपने क्या समझा, इसको आप कमेंट में लिखिएगा और बातचीत बढ़ाते हैं आगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की फूंक सरकना इसको कहते हैं आम भाषा में, वो सरक गई है शंकराचार्यों के रुख से। शंकराचार्यों ने जो अपनी भंगिमाएं दिखाई हैं, अपना क्रोध प्रदर्शित किया है और मुंह से सिर्फ सच बोलना शुरू कर दिया है, इतने भर से मामला लड़खड़ा गया है। और हालत ये है कि अब लड़खड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से डिफेंस खड़ा कर रही है, बचाव की मुद्रा में आ गई है। और बचाव के लिए उसने अपनी तरफ से कुछ पहलवान उतार दिए हैं और आने वाले समय में कुछ और पहलवान उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का सबसे क्रेडिबल चेहरा, कई मामलों में मोदी जी से भी क्रेडिबल चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का एक बयान लेना हो मीडिया के लिए तो वो मुश्किल होता है। अब वो दर दर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और जो इंटरव्यू है उसका विषय भी पहले से तय है कि भैया वो जो शंकराचार्यों की आपत्तियाँ हैं उसी पे बात हो रही है। तो कल आज तक की दो विदुषी एंकर्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे और अंजना ओम कश्यप ने 2 सवाल पूछे तीखे, जिसका उत्तर योगी जी दे नहीं पाए। 2 बार मौका दिया एक सवाल पे तो, और ये सब जगह हो रहा है। उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो मंदिर में पूजा हो रही है, अगर ये राजनीतिक नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है, तो अंदर 5 आदमी गर्भगृह में बीजेपी के बैठ के पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर ये मंदिर राष्ट्रीय भावनाओं का ये है, हिंदुओं की भावनाओं का है वगैरह वगैरह, तो नेताओं का क्या काम? राम को हम लाए हैं, तो उस तरह की बात हो गई कि मैंने रिश्ता कराया था तो मैं ही बैठूंगा समधी की जगह पे। अगर आपने कराया था तो उस पर बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि 1980 से पहले राम मंदिर का नाम लेने पे ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उधर देखने लगते थे। इनको लगता था इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इस पॉलिटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मुझे अगर पॉलिटिक्स करनी है तो मैं तो गो हत्या की करूंगा और स्वदेशी की करूंगा, ये विदेशी कंपनियां नहीं आनी चाहिए, पेप्सी भारत में क्यों आ रही है, ये सब किया करते थे। 80 में कांग्रेस के दाऊदयाल खन्ना ने मामला उठाया और संघ के फोरम पे उठाया। उसके बाद जाके इनकी आंखें खुली, शंकराचार्य सड़क पे उतरे कि भैया राम जी का मंदिर है वगैरह वगैरह। वो अलग विवाद है कि वो कितना मंदिर है कितना नहीं है, जैसी चीज़ें, वो अलग मसला है। लेकिन अब जो है वो राम को लाए हैं वाली बात होने लग गई। खैर, आप कहते हो कि हमारी वजह से आए हैं, वो अलग मसला है कि जिस तरह से लाए हैं, जिस तरह की नैतिकता का परिचय दिया गया है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है। कोई भी धर्म के अगुआ अगर इतने अनैतिक आचरण करके जनता को प्रेरणा देंगे, न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जर जोरू ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे,
भयादोहन करेंगे, तो ये धार्मिकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो ये जो मामला बना वो ये बना कि भैया हम राम को लाए हैं। तो अब शंकराचार्यों ने सवाल उठाया कि भाई जो तुम किसी को भी लाए हो, लेकिन ये कर क्या रहे हो, आप अपनी बीवी को पीट क्यों रहे हो। तो उस मामले पे अब जब ये सवाल उठा कि आपने तो अधूरा मंदिर बना दिया, आपने तो प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में कर रहे हो, जब शंकराचार्य की तरफ से सवाल उठा, 3-4 दिन तक तो बीजेपी को समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने अपने सबसे क्रेडिबल चेहरे योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया। अब योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि भैया 5 आदमी बीजेपी के क्यों बैठ रहे हैं, तो योगी जी का जवाब था कि कांग्रेस के पास मौका था 70 साल में, वो बना लेते मंदिर, वो बैठ जाते। एक तरफ कह रहे हो मंदिर राजनीतिक नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि आप बना लेते, आप बैठ जाते, हमने किसको रोका था। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल है, और ये पॉलिटिकल है मतलब आपका वोट सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं। सरकार ने जिन कामों के लिए सरकार चुन के आती है, शपथ लेती है, जो जो काम उसको मिलते हैं, जो जो मंत्रालय मिलते हैं, उन मंत्रालयों के अंतर्गत जो काम करना होता है ना, वो उस बात के लिए वोट मिलता है सरकार को। सरकार को इस बात के लिए वोट नहीं मिलता कि वो कोई भी आपको एक मुद्दा उठा के चले और कहे कि मैंने उसको बना दिया, मैंने ये कर दिया, अब मुझे वोट दे दो, मैंने अपना काम किया या नहीं किया। मास्टर जी स्कूल के हैं, बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, मुखिया जी को नमस्ते रोज करके आया कि नहीं करके आया। गांव में रोज आपके यहाँ पे आता था ना, मैं नमस्ते करता था ना, गाना सुनाता था ना, तो अब मुझे वोट दो। भाई तूने स्कूल में पढ़ाया क्या। ये इसी तरह का मामला है कि मुझे राम मंदिर के आधार पर वोट दे दो। और अगर तो क्या हो गया, तुम सुना लेते गाना, तुम नहीं पढ़ाते बच्चों को, मैंने कब मना किया था। तो उस तरह से ये जवाब हुआ। खैर, योगी जी कोई ठोस उत्तर दे नहीं पाए। सही बात तो यह है कि ये राजनीतिक नहीं है, इस बात को कहने के लिए उनको कोई ठोस उत्तर देना चाहिए था। अब ये अलग बात है कि नंदू जो है हमारा सोशल मीडिया वाला, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, वो तो खुश हो जाएगा। दूसरा एक सवाल उनसे और पूछा गया कि भाई एक बात बताइए कि ये राजनीतिक नहीं है तो ये मुहूर्त का चक्कर क्या है, गलत मुहूर्त पे मंदिर क्यों बन रहा है। तो योगी जी फिर से सही उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, मुहूर्त है, सही है, सही मुहूर्त है, कोई मुहूर्त में खराबी नहीं है, वगैरह वगैरह, ये और वो। अब जो गणेश शास्त्री हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, वो कह रहे हैं कि मुझे कहा भैया जनवरी का मुहूर्त दे दो, फरवरी का दे दो, बस इससे आगे का मत देना। अब मुझे ये थोड़ी बताया था कि चुनाव है क्या है, मुझसे जब का कहा तब का मुहूर्त मैंने निकाल दिया। फरवरी में कोई था नहीं, जनवरी में कोई था नहीं, जो निकल गया वो दे दिया। अब यहाँ मांगा गया तब ना दिया गया, हम सीधे खड़े होए कि इस समय करो। वही मांगने पे ही सवाल है कि उनको जाके पूछिए स्वामी गोविंद देवगिरी को कि आपने इस समय इनको क्यों पूछा। उन्होंने कहा जनवरी के भीतर दीजिए। उसके बाद कांची शंकराचार्य ने कहा कि बहुत शीत रहेगा, आगे का देखिए फरवरी तक, तो कोई दिन मिला नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुहूर्त यही तो इसमें करिए। मार्च में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून आप निकाल के दो है कि जून में। अरे हमारी सब जिम्मेदारी है क्या, है कि नहीं उसके लिए देखना पड़ेगा ना। यहां तो जनवरी तक बताया था, देखा क्या, बात खत्म। यानी वहां पर भी चुनावी राजनीति हो रही थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल और जिसका योगी जी उत्तर नहीं दे पाए हैं, वो सवाल था कि मंदिर जहां आपके मुताबिक रामलला में जन्म लिया, जिसके लिए आप कहते रहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं क्यों नहीं बन रहा है, वहां से खिसक कर क्यों बन रहा है, दूर क्यों बन रहा है। अब आधिकारिक तौर पे ना तो बीजेपी, ना हमारे योगी जी, ना मोदी जी ये बात कह पा रहे हैं। मैंने आपको वो न्यूज़ क्लिप दिखाई थी जिसमें बाकायदा मोदी जी उसको प्रतिमा को लेकर और मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, वो 500 मीटर को, सारी बातें। खैर, तो उत्तर क्या दिया योगी जी ने, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सोशल मीडिया पे तमाम सारे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे अम्पू चंपू टाइप के लोग जो सफाइयाँ दे रहे हैं उनकी तरफ से, उस सफाई में जान नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब संजय राउत अयोध्या आए थे तो उस वक़्त उनको नहीं बताते बना कि आप यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, तब तो कुछ बोले नहीं।
चुपचाप देखकर चले गए। अब संजय राउत कह रहे हैं कि मंदिर आपने वहां क्यों नहीं बनाया जहाँ जन्मभूमि थी। जब ये उत्तर योगी जी देते हैं तो वो उत्तर भी दे रहे हैं और इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि भैया मंदिर बरक के बनाए, हट के बनाए, उस जगह पे नहीं बना जहां पर गुंबद था मंदिर का। इसका ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा ना, वरना सीधे कहते सही जगह पे बन रहा है, संजय राउत गलत कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे, जब आए थे संजय राउत तब बता देते वो कि गलत बन रहा है। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? एक और बात हो रही है कि ये अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इसका उत्तर आरएसएस के पास और बीजेपी के पास, पूरे संघ परिवार के पास, उसके मीडिया के अंपु चंपुओं के पास में एक ही है कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, अधूरे में हुआ था। एक शब्द छिपा जाते हैं। सोमनाथ मंदिर में क्या उद्घाटन हुआ था या प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे नेहरू जी के रोकने के बावजूद, तो वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी या उद्घाटन हुआ था? पंडित नेहरू इस देश में एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें धर्म लोगों का निजी विषय हो, सरकार का मसला ना हो, सरकार धर्म में ना घुसे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को रोका, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार किसी एक धर्म की हो जाए, सरकार सभी की है। जिन्ना ये नहीं कर पाए थे, वहां गलती की तो जियाउल हक ने उसको कठमुल्ला देश बना दिया पाकिस्तान का। जिन्ना भी सेकुलर देश बनाना चाहते थे। पाकिस्तान शुरू में सेकुलर ही बनाया गया था, लेकिन वो कठमुल्लों को रोक नहीं पाए। भारत में लंबे समय तक नेहरू जी ने रोक कर रखा। तो क्या सोमनाथ मंदिर में ये जो सफाई दे रहे हैं, देखिए शंकराचार्य इसका उत्तर दे चुके हैं। उनका कहना है कि सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुआ था, मनुष्य ने उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। यानी उस मूर्ति में आदमी ने प्राण नहीं डाले थे। जब आदमी प्राण नहीं डालेगा तो प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का सवाल ही नहीं उठता। तो योगी जी ये जो तर्क दे रहे हैं सोमनाथ मंदिर वाला, ये तर्क तो गिर जाता है। अब अगर इसकी बात, इनकी बात को, शंकराचार्य की बात को, अभिमुक्तेश्वरानंद की बात को असेस किया जाए, मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं कि इन सब बातों में मैं कितना यकीन रखता हूं, लेकिन हमारा काम पत्रकार के तौर पे जो उपलब्ध सूचना है उसका विश्लेषण करना है। उस बात के आधार पर अगर आप अनुमान लगाएं तो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, जगत गुरु जी ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है जो बना था सोमनाथ का, वो तोड़ दिया गया था। यानी एक आदमी की टांग टूट गई। मान लीजिए मंदिर को वो कहते हैं कि मंदिर जो है बाकायदा एक मनुष्य की तरह, व्यक्ति की तरह होता है और मनुष्य को पूरा होना चाहिए। तो सोमनाथ मंदिर मान लीजिए व्यक्ति था और उसकी टांग तोड़ दी गई या उसका हाथ तोड़ दिया गया, तो उसका बाद में इलाज कराया जाएगा, किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको जल्दी, यार चुनाव है, बगैर हाथ के ही निकाल दे, बगैर सिर के ही निकाल दे, बाद में सिर लगाते रहियो, बाद में हाथ लगाते रहियो। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है कि नहीं है? अगर आप इस बात को छोड़ भी दें कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो तो स्वयंभू शिवलिंग था, तो प्राण प्रतिष्ठा की थी क्या किसी ने? बाद में की थी क्या? तो एक चीज़ होती है कि उसके जीर्णोद्धार का उद्घाटन करना, मंदिर के, मंदिर टूटा हुआ है उसको ठीक ठाक करने के जो प्रक्रिया शुरू हुई उसका उद्घाटन करना, और दूसरा होता है कि मंदिर नया बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना। तो जीर्णोद्धार तो हो सकता है, आदमी की टांग टूट जाए तो उसकी मरम्मत तो हो सकती है, लेकिन बच्चा बगैर हाथ पैर का पैदा करने का आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते 7 महीने में, यार कोई नहीं, पाँव हाथ नहीं बना तो निकाल ले, बाद में फिट कर देंगे हम, प्रोस्थेटिक लगा देंगे। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये तर्क जमता नहीं है। निचोड़ ये कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लड़खड़ा गई है, सक पका गई है शंकराचार्यों के हमले के बाद, और उसने अपनी तरफ से सफाई देने के लिए बहुत सारे संत छोड़ दिए हैं, महात्मा छोड़ दिए हैं जो उसके पास उपलब्ध हैं। वो श्री श्री रविशंकर जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा दिल्ली में फहराया था, जिनको यमुना का सत्यानाश करने के लिए एनजीटी ने जुर्माना लगाया था, और जिन्होंने देश की एनजीटी जैसी एक संस्था जो एक प्रकार की अदालत है उसमें जुर्माना देने से मना कर दिया था, वो श्री श्री रविशंकर जगत गुरु शंकराचार्य को मुहूर्त सिखा रहे हैं।
ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप एक बात सोचें कि योगी जी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं क्या, जो बाहर आ रहे हैं सफाई देने के लिए और सफाई देने के बजाय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि और उल्टा फंस जाए मामला। तो एक चीज़ दिमाग में आती है, जरा पॉलिटिकल मामला है, इसको समझिएगा। कई बार कुछ लोग सीधे कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि घुमा फिरा कर कुछ कर दिया जाए। हो सकता है कि योगी जी, ये मेरा अनुमान, इस मामले में सफाई देना ही ना चाह रहे हूँ, क्योंकि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उसी दिन से योगी जी का भी विकलांग वाला प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश हो रही थी। योगी जी को ब्यूरोक्रेट्स के जरिए घेर दिया गया था। योगी जी ने ऐलान किया था कि बनने के बाद, एक समय दिया था शायद 6 महीने के अंदर, सभी ब्यूरोक्रेट्स अपनी अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे। कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से योगी को नीचा दिखाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को आदेश दिया गया या वहाँ से उनको सपोर्ट किया गया कि आप संपत्ति का खुलासा ना करो। नेताओं ने किया, मंत्रियों ने किया, ब्यूरोक्रेट्स का ऐलान रखा रह गया। कर्जे माफ़ करने की बात थी, उसकी भी अनुमति योगी जी को नहीं मिली। उसके बाद से लगातार चीज़ें आ रही हैं। अभी हाल में फिर खबर आई थी कि योगी जी को बदला जा सकता है, अगला मुख्यमंत्री कोई और बनाया जा सकता है। एंटी इनकम्बेंसी हो रही है योगी जी के लिए। बीच में एक शर्मा जी थे केंद्र सरकार के, रिटायर करके सीधे उनको उप मुख्यमंत्री बना के भेज दिया गया था। ब्यूरोक्रेट थे, आधे में रिटायर करके भेज दिया गया था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को ये लग रहा हो कि ये लोकसभा चुनाव पास हुआ, मोदी फिर प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी शिवराज सिंह चौहान कर देंगे, मेरा भी वसुंधरा राजे कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। और ये लगना बहुत जायज़ है और वाजिब है, क्योंकि योगी जी अब समानांतर अकेले ही बचे हुए हैं जो सामने से चुनौती दे सकते हैं पार्टी के अंदर। शिवराज सिंह हैं। शिवराज सिंह के कुछ निकटस्थ सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। उनको पेगासस से लेकर सारी शक्तियों का पता है, और जिस प्रकार की शक्तियां केंद्रीय नेतृत्व के पास में है उसमें ये दुस्साहस नहीं किया जा सकता। वसुंधरा खुलकर लड़ रही है, लेकिन वो भी अपना उचित मौके की तलाश में है। तो हो सकता है, क्योंकि योगी जी ने जब ये इंटरव्यू दिए तो उसमें एक और बयान भी दिया है। उन्होंने वो बयान दिया है कि मैं तो फक्कड़ हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ, जो घर में पहनता हूँ उसी में मंच पे जाता हूँ, जो पहनता हूँ उसी में निकल जाता हूँ, मुझे वहाँ पे वो फैशन परेड तो नहीं करनी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत बोला। वो तगड़ा वाला बयान है, क्योंकि वो इंडिया टीवी का बयान है, वायरल हो गया, आपने देख लिया होगा। तो मैं चला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे वो बयान आपको सुनवाऊँगा तो इंडिया टीवी वाला तो घात में बैठा हुआ है, वो झट से कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा। इसलिए उनका बयान मैं चला नहीं सकता हूँ। अब वो इंटरव्यू मैंने सुना है कि अगर आप सुनने जाएंगे इंडिया टीवी पे तो उन्होंने ओरिजिनल इंटरव्यू में से शायद वो हिस्सा निकाल दिया है। खैर जो भी है, मेरे को किसी ने कहा ही है, मैंने चेक नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ पक्की है कि हमारे मोदी जी 2014 के चुनाव के लिए जिस प्रकार से मंदिर का कार्ड लेकर आए थे, गली गली थाली लोटा बजाने के स्टाइल में दिवाली मनवाने का प्रोग्राम था, हर मंदिर में धूम होनी थी, हर जगह धड़ाका होना था, सड़कों पे जुलूस निकलने थे, अगरबत्ती लाई जा रही है, ये हो रहा है, सब इवेंट तय हैं पहले से। जैसे ओलंपिक में होता है, पहले मशाल आएगी, उसके बाद ये होगा, उसके एक पूरी आइटनरी तैयार है। और वो पूरा का पूरा उनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि उत्तर भारत को इसमें उतार देंगे शीशे में, उसके बाद मैं चलूँगा दक्षिण जीतने के लिए। तो जो 400 का हमारा अनुमान है उसकी हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग अब पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। मेरा पति मेरा देवता है, नैतिक करे अनैतिक करे, पति जा रहा है कोठे पे, पत्नी कह रही है मेरा पति मेरा देवता, तो क्या हो गया, हमारे चले गए तो पान खाए हमारे सैया हमार, भरतार गेंदा फूल, ऐसा कुछ है ना गाना तो वो चीज़ें हैं। और उन चीज़ों के बीच में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जब कूट रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, पीट रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कोठे पे जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिदा हैं अपने हस्बैंड पे। तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये सोच रहे हैं कि कुछ और लोगों को फिदा कर दिया जाए और आराम से निकला जाए, फिर दूसरा इलाका देखा जाए, दूसरी देखी जाए दुनिया। ये तो हमारे पीछे पागल है ही। दक्षिण में भी थोड़ा ट्राई मार लिया जाए, कर रहे हैं, जा रहे हैं दक्षिण में, केरल गए, महाराष्ट्र में भी गए, काफ़ी जगह गए हैं,
लक्षद्वीप जाने के पीछे भी निशाना केरल ही था। लुंगी पहन के घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, जिसको योगी जी फैशन परेड कह रहे हैं। खैर, 2024 की लड़ाई बहुत रोचक है। शंकराचार्यों ने मंदिर वाला जो खेल था उस खेल को खराब तो किया है। अब ये अलग बात है कि जो हैं, जो कहती है कि हमारा सैया जो है वो, गेंदा फूल वाला गाना बार बार याद आ रहा है, ससुराल गेंदा फूल वाला गाना है, हाँ, तो पान खाए सैया हमारा। अब वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते हो आप, लेकिन इतना पक्का है कि जो लोग इंडिपेंडेंट वोटर्स थे, जिनको लगता था कि भाई सही और गलत का थोड़ा भी इस्तेमाल कर पाते थे, उनके दिमाग में एक चीज़ ठूसना कि कुछ भी हो जाए इस बार भी मोदी जी जीतने वाले हैं, उसके लिए शोर शराबा बहुत काम करता है। तो शोर शराबा इस बार काम नहीं कर रहा है। आप इसको दूसरी जगह से अगर चेक करना चाहें तो गूगल पे चले जाएं। गूगल ट्रेंड्स एक जगह है, वहाँ से आपको पता चलता है कौन से कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया और किसके बारे में कितनी चीज़ लोगों ने जाननी चाहिए। वहाँ शंकराचार्य वीडियो वगैरह को जितना सर्च कर कर के लोगों ने देखा है ना, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग जानना चाहते हैं। गूगल ट्रेंड क्या है? वो चीज़ है जो ये बताता है कि लोग जानना क्या चाह रहे हैं। जो फेसबुक पे आता है या आपको व्हाट्सएप पे आता है, ये है जो आपने जान लिया, उन्होंने पुश किया आपको। जैसे टीवी पे आता है, टीवी पुश मीडियम है, उसमें टीवी में उन्होंने आके जो चला दिया आपने देख लिया। फेसबुक ने आपने अंगूठी से ऊपर किया, जो सामने आ गया वो आपने देख लिया। लेकिन यूट्यूब पे आप सर्च करके निकालते हैं गिरिजेश वशिष्ठ, नॉकिंग न्यूज़, यानी आपकी उसमें रुचि है। तो यूट्यूब के जब आप ट्रेंड्स देखेंगे तो शंकराचार्य को सुनने के लिए दीवाने थे इस देश के लोग। और ये चीज़ दिखाती है कि 24 में मामला उतना आसान नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।